नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति करने और विकलांग व्यक्तियों के अधिनियम के तहत नियम बनाने के दिए निर्देश। हरियाणा सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर दिए व्यापक दिशा निर्देश। जम्मू कश्मीर के स्कूल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नहीं दे रहे हैं प्रवेश। सीआरपीएफ के एजेंडे में मानसिक स्वास्थ्य वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शामिल। XRCVC कर रहा है टॉक बैक पार्ट 1 के साथ ऑफलाइन बेसिक एंड्रॉइड ट्रेनिंग वर्कशॉप की घोषणा। सक्षम में असिस्टिव टेक्नोलॉजी ट्रेनर के लिए जॉब ओपनिंग। सुनेंगे YouTube पर रिलीज हुई एक नई और ताजा फिल्म के बारे में। जानेंगे न्यू दिल्ली के अनोखे कैफेज के बारे में जो देते हैं सिर्फ विकलांग लोगों को रोजगार। जानेंगे एवेलिनो डी सा के संघर्ष के बारे में। एक धमकाए हुए युवक की मां कहती है कि मैं आरोपियों को सजा नहीं चाहती, उन्हें ऑटिज्म के बारे में देना चाहती हूं शिक्षा। दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह ने 72 किलोमीटर की मैराथन तैराकी पूरी कर देश का नाम किया रोशन। झारखंड में अमलगम स्टील ने दिव्यांगों के बीच बांटे आधुनिक कृत्रिम उपकरण। दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक पत्नी अपने पति को गोद में लेकर कलेक्टर ऑफिस के काट रही है चक्कर। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो फ्रॉम हिडन वॉइसेस। One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years
to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में फिर एक बार। मैं हूं आरजे गौरी और आपके लिए लेकर आई हूं डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। आशा है आज की खबरों से भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। तो आइए बिना कोई समय गवाए करते हैं आज के शो की शुरुआत। अब तक आप प्रोग्राम में हेडलाइंस तो सुन ही चुके होंगे, तो अब बारी है खबरें विस्तार से सुनने की। बढ़ते हैं न्यूज बुलेटिन की तरफ। दोस्तों, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की सरकारों को ये निर्देश दिया है कि वे 30 सितंबर 2023 से पहले विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का शीघ्रता से पालन करें। पीठ में CJI DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा शामिल थे और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने राज्यों को 31 अगस्त 2023 तक विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त नियुक्त करने का निर्देश भी दिया। अदालत RPWD अधिनियम को लागू करके विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले में याचिकाकर्ता टुगेदर वी कैन नामक एक समूह सदस्य है, जो विकलांग बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले माता-पिता, पेशेवरों और अन्य हितधारकों के लिए एक मंच है। अक्षय सहाय और A कार्तिक की सहायता से अधिवक्ता के परमेश्वर AOR इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए। दोस्तों, अब खबर आती है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट से, जहां पर हरियाणा के मुख्य सचिव संजय कौशल ने शुक्रवार को विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधानों तहत आरक्षण के लिए अनारक्षित रिक्तियों और विकलांगता की डिग्री के खिलाफ नियुक्ति शामिल है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य प्रक्रियात्मक मामलों पर स्पष्टता प्रदान करना और समूह A, B, C और D पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित मौजूदा निर्देशों को समेकित करना है। निर्देशों में शामिल मुख्य बिंदुओं में आरक्षण की मात्रा, आरक्षण से छूट, विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नौकरियों या पदों की पहचान, 1 या 2 विकलांगता श्रेणियों के लिए पहचाने गए पदों में आरक्षण, अनारक्षित रिक्तियों के खिलाफ नियुक्ति, विकलांगों की परिभाषा, विकलांगों की गणना शामिल है। साथ ही ये निर्देश आरक्षण के लिए पात्रता मानदंड, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी और प्रत्येक समूह में कुल रिक्तियों के आधार पर आरक्षण की गणना के बारे में भी बताते हैं। इसके अतिरिक्त वे पात्र विकलांग व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए अलग आरक्षण स्टोर बनाए रखने और अतिरिक्त पदों के निर्माण के महत्व को भी संबोधित करते हैं। निर्देश अनुपालन सुनिश्चित करने और विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की निगरानी करने के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में नोडल अधिकारी की भूमिका पर भी प्रकाश डालते हैं। आइए इसी के साथ जानते हैं कि इन दिशा निर्देशों में और कौन सी चीजें शामिल की गई हैं। अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति। यदि पद प्रासंगिक विकलांगता श्रेणी के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो किसी विकलांग व्यक्ति को अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध उसकी बारी पर नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा, विकलांग व्यक्ति की परिभाषा। इन दिशा निर्देशों के प्रयोजन के लिए विकलांगता की श्रेणियों की परिभाषाएं प्रदान की गई है, जिनमें दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, श्रवण हानि, लोकोमोटर विकलांगता और सेरेब्रल पाल्सी भी शामिल है। तीसरा, आरक्षण के लिए विकलांगता की डिग्री।
40% से कम प्रासंगिक विकलांगता वाले व्यक्ति पदोन्नति में आरक्षण के लिए पात्र होंगे। अगला, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की नियुक्ति। विकलांगता प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। अगला निर्देश है सेवा में विकलांग होने वाले कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ देना। सरकारी कर्मचारी जो सेवा में आने के बाद विकलांग हो जाते हैं, वे आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं। अन्य कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का कोई लाभ नहीं। जो कर्मचारी आरक्षण के तहत पदोन्नत विकलांग कर्मचारी से वरिष्ठ है, वे वेतन वृद्धि या वेतनमान के लिए पात्र नहीं होंगे। अगला निर्देश है शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण मामलों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी विकलांग व्यक्तियों से संबंधित आरक्षण के मामलों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में भी काम करेगा और दिशा निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करेगा। इसके बाद का निर्देश है पीडब्ल्यूडीज के लिए प्रतिनिधित्व के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट का जारी करना। नियुक्त प्राधिकारी पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में निर्धारित परफॉर्मा एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। पदोन्नति और प्रतिनिधित्व पर डेटा भी दिया जाएगा, यूआरएल पर अपलोड भी किया जाएगा। और आखिरी निर्देश है विभाग द्वारा शिकायतों के रजिस्टर का रखरखाव। शिकायतों का एक रजिस्टर बनाया जाएगा और पदोन्नति में भेदभाव से संबंधित शिकायतें शिकायत निवारण के साथ दर्ज की जा सकेंगी। दोस्तों, अब मसला सुनते हैं जम्मू कश्मीर से। जब मूसा 3 साल का था तो उसे हल्के ऑटिज्म के कारण श्रीनगर के 7 निजी प्ले स्कूलों ने प्रवेश देने से इनकार कर दिया। अब जब वो 7 साल का हो गया है तो उसकी मां साइमा मुबीन अब भी उसके लिए एक ऐसे स्कूल की तलाश में दर दर भटक रही है जो उनके बेटे को स्वीकार कर सके। मूसा की मां बताती है कि मूसा को कक्षा 1 में दाखिला मिलना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के स्कूल्स उसे दाखिला नहीं दे रहे। प्रत्येक स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग अनुभाग होना चाहिए, जिसमें एक प्रशिक्षित भाषण चिकित्सक और कम से कम एक विशेष शिक्षक हो। लेकिन दोस्तों, मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, समस्या इसके आगे भी मौजूद है। मूसा की मां विकलांग बच्चों के कई माता पिताओं में से एक है, जिन्हें जम्मू कश्मीर के स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से कई शिकायतें और नोटिस मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के स्कूल शिक्षा निदेशालय के राष्ट्रीय शिक्षा नीति सेल ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूल शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है। दोस्तों, इस पत्र में कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा गया है कि सभी अधिकारियों, संयुक्त निदेशकों, मुख्य शिक्षा अधिकारियों, क्लस्टर प्रमुखों, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी स्कूल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रवेश से इनकार न करे, जिससे सभी बच्चों के लिए एक समावेशी और समान सीखने का माहौल तैयार किया जा सके। डीओई ने एनसीपीआर से एक नोटिस प्राप्त करने के बाद परिपत्रक भेजा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के साथ साथ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों में प्रवेश मिल सके। कश्मीर स्थित एक कार्यकर्ता जहीर जान का कहना है कि जम्मू कश्मीर में 1.2 लाख से भी अधिक विकलांग बच्चे मौजूद हैं, जिनमें 83,567 स्कूलों में जाते हैं। हालांकि निजी स्कूल विशेष जरूरतों वाले बच्चों को प्रवेश देने से इनकार कर रहे हैं। जहीर जान ने एनसीपीसीआर को लिखा है कि हमने डीओई और विभिन्न निजी स्कूलों जैसे कि बर्नहॉल स्कूल, प्रेजेंटेशन स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, टाइंडल बिस्को और मॉलिंसन गर्ल्स हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल से संपर्क किया, लेकिन हमारे प्रतिनिधित्व का कोई भी जवाब नहीं दिया गया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद सभी केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर पर भी लागू होते हैं। स्कूल में प्रवेश से इनकार करने के मामले में जनहित याचिका भी 2020 से ही जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में लंबित है। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर के विकलांग बच्चों को अपनी शिक्षा का अधिकार पाने के लिए और कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। दोस्तों,
अब खबर सुनते हैं सीआरपीएफ के जवानों के बारे में। 2020 में सीआरपीएफ में 54 जवानों ने आत्महत्या कर ली थी। 2021 में ये आंकड़ा था 57, 2022 में 43। दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इसमें आत्महत्या के मामलों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सभी सेक्टर मुख्यालयों को एक कार्य योजना भेजी गई है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, वित्तीय साक्षरता पर कार्यक्रम आयोजित करना और प्रत्येक कंपनी में एक पारिवारिक संपर्क अधिकारी नियुक्त करना शामिल है। दोस्तों, इससे संबंधित डीआईजी ने एक पत्र भी लिखा है, जो पिछले महीने सीआरपीएफ महानिदेशक डॉक्टर सुजाय लाल थाउसेन के साथ एक बैठक के बाद आया, जहां कल्याण शाखा ने घर पर परिवारों के लिए चिकित्सा सहायता प्रणाली और मनोरोग विकारों के लिए विशेष देखभाल और उपचार पर भी चर्चा की। सभी सेक्टर मुख्यालयों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सीआरपीएफ की प्रत्येक कंपनी, प्रत्येक इकाई को परिवार संपर्क अधिकारी के रूप में बल के उपयुक्त एक सदस्य, जो कि सुशिक्षित, अच्छे व्यवहार वाला और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति हो, नामित किया जाना चाहिए। उसके पास अपनी संबंधित इकाई के प्रत्येक जवान की पारिवारिक पृष्ठभूमि, चरित्र और पूर्व वृत्त का पूरा विवरण होना चाहिए। ये व्यक्ति जवानों के परिवारों के सदस्यों के साथ बातचीत करे, खासकर जवानों के छुट्टी से लौटने के बाद। साथ ही ये अधिकारी महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के प्रति जवानों के परिवारों को जागरूक करेगा। डीआईजी ने कहा है कि ये सुनिश्चित करेगा कि उनके परिवार के सदस्य ड्राइविंग सीखे, नेट बैंकिंग सीखे, प्रभावी संचार, कम्युनिकेशन स्किल्स, वित्त प्रबंधन सीखे, जिससे परिवार और जवान दोनों का ही बोझ कुछ हल्का हो सके। दोस्तों, अब बारी है XRCVC के वर्कशॉप के बारे में जानने की। ये वर्कशॉप है टॉकबैक पार्ट 1 के साथ ऑफलाइन बेसिक एंड्रॉइड ट्रेनिंग के बारे में। ये कार्यशाला धुन पेस्टनजी पारख विवेकाधीन ट्रस्ट द्वारा समर्थित है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी देखते हैं, मोबाइल फोन इस समय हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में यूजर्स ज्यादातर चीजें मोबाइल के जरिए एक्सेस करते हैं, जैसे कि कॉलिंग, मैसेजिंग, बैंकिंग आदि। इससे पहले कोई दृष्टिबाधित उपयोगकर्ता बेसिक हैंडसेट मोबाइल का उपयोग कर रहा था, जिसमें बटन होते हैं। लेकिन आज की डेट में इस प्रौद्योगिकी की दुनिया में स्मार्टफोन स्मार्ट तरीके से दुनिया पर राज कर रहे हैं और इसी वजह से दृष्टिबाधित लोग भी टॉकबैक सॉफ्टवेयर की मदद से टच स्क्रीन स्मार्टफोन तक स्मार्ट तरीके से पहुंच रहे हैं, जो सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में उपलब्ध होता है। बात चली है XRCVC के वर्कशॉप के बारे में, तो इसका भाग 1 का सत्र आपको विभिन्न विषयों जैसे कि स्मार्टफोन की टच स्क्रीन, बुनियादी अनुप्रयोग के साथ टॉकबैक, अन्य को बेहतर ढंग से सीखने में मदद करेगा। दोस्तों, लेकिन इस सत्र के लिए सीमित सीटें ही उपलब्ध है, जिसके लिए आपको जल्द से जल्द गूगल फॉर्म भर के पंजीकरण करना होगा। ये फॉर्म आपको XRCVC की वेबसाइट से मिल सकेगा। इसके लिए मानदंड है: 1. दृष्टिहानि और कम दृष्टि जैसी प्रिंट विकलांगता वाले व्यक्ति की, B. मोबाइल एंड्रॉइड संस्करण की आवश्यकता। और साथ ही आपको बता दें कि ये वर्कशॉप लिया जाएगा 22 जुलाई 2023 शनिवार के दिन, समय सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक। इसका स्थान है XRCVC सेंट जेवियर्स कॉलेज, 5 महापालिका मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400001। दोस्तों, इस प्रशिक्षण के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए कृपया आप कॉल करें 02235223298 पर। याद रहे 02235223298 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 02222623298 पर, यानी 02222623298 पर। साथ ही आप ईमेल भी कर सकते हैं keshav@xrcvc.org पर। आप लिख सकते हैं KESHAV@xrcvc.org पर।
दोस्तों आइए अब जानते हैं एक जॉब ओपनिंग के बारे में। ये आ रही है सक्षम से। सक्षम एक सहायक प्रौद्योगिकी प्रशिक्षक माने के असिस्टिव टेक्नोलॉजीज ट्रेनर की नियुक्ति कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि सक्षम ट्रस्ट एक गैर सरकारी संगठन है जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। वे पुनर्वास, शिक्षा, प्रशिक्षण और सहायक प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करते हैं। वर्तमान में वे एक ऐसे प्रशिक्षक की तलाश कर रहे हैं जो विभिन्न सहायक प्रौद्योगिकी समाधानों पर उपयोगकर्ता प्रशिक्षण दे सके और उपयोगकर्ता के प्रश्नों का समाधान भी कर सके। उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री होना, कंप्यूटर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र और अधिमानतः दृष्टिबाधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का पूर्व अनुभव होना चाहिए। दोस्तों ये पद दिल्ली में स्थित है और वेतन 20,000 से 25,000 रुपए प्रति माह हो सकता है। इच्छुक उम्मीदवार 24 जुलाई 2023 तक अपना बायोडेटा भेज सकते हैं arihant@saksham.org पर। याद रहे arihant@saksham.org पर। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों अब प्रोग्राम में वक्त है YouTube पर रिलीज हुई एक फिल्म के बारे में जानने का। इस फिल्म का नाम है जॉय, अ सेल्फलेस जर्नी टू हैप्पीनेस। इस 18 जुलाई 2023 को लघु फिल्मों के लिए भारत के सबसे बड़े YouTube चैनल हमारा मूवी पर रिलीज हो चुकी है। ये एक नेत्रहीन लड़की के बारे में है जिसका नाम है नेत्रा। ये नेत्रा की प्रेरणादायक कहानी है जो सपने देखने और जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने का साहस रखती है। नेत्रा के जीवन का एक टुकड़ा जहां वो जीवन में एक कदम उठाने के लिए एक लेखक को खोजने की माने कि एक स्क्राइब को खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन दोस्तों जो बात इस फिल्म को और भी उल्लेखनीय और भी सराहनीय बनाती है वो ये है कि नेत्रा की भूमिका प्रतिभाशाली जूली सिंह ने निभाई है, जो वास्तविक जीवन में जन्म से दृष्टिबाधित है, और गुनित सेठी जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपनी दृष्टि खो दी थी, इन्होंने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों जल्द से जल्द अपने बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त निकालें और जॉय, अ सेल्फलेस जर्नी टू हैप्पीनेस को जरूर देखें।
आइए अब जानते हैं 2 अनोखे कैफेज के बारे में। एक लड़की रजनी को हमेशा रसोई में प्रयोग करना पसंद था, लेकिन जब वो 18 साल की उम्र में आनुवांशिक स्थिति रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के कारण अपनी आंखों को खो बैठी तो उनका सपना टूट गया। फिर भाग्य उन्हें NAB इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज में ले आया। आज वो हौज खास में ब्लाइंड बे कैफे चलाती हैं, जहां दृष्टिबाधित महिलाओं को अपने जीवन को फिर से बनाने का अवसर प्रदान किया जाता है। रजनी और उनकी सहयोगियां हीरा, राखी और तारा, इनको छोटी सी रसोई में सहजता से घूमते देखना आश्चर्यजनक लगता है। सब्जियों को धोने के लिए सिंक तक पहुंचने के लिए उनके कदमों को मापना, उन्हें पेशेवरों की तरह काटना, पकौड़े, सैंडविच, पिज्जा और पास्ता से लेकर कॉफी, शेक तक विभिन्न व्यंजन तैयार करने के लिए सामग्री का वजन करना, ये सब देखना एक अलग ही अनुभव देता है। थोड़े ही समय में इस 12 सीटर कैफे को अपने वफादार ग्राहक मिल चुके हैं, जिन्हें ऑर्डर किए गए भोजन के लिए कुछ अतिरिक्त मिनटों का इंतजार करने में कोई मुश्किल नहीं होती। अंदर आने वाले कई लोग महिलाओं से उनके काम की सराहना करते हुए बातें भी करते हैं। महिलाओं को कैफे में काम करने में मजा आता है। सपनों का पीछा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन रुकना नहीं है, ऐसा कहती है रजनी जी। दोस्तों, ब्लाइंड बे कैफे संशोधित गैजेट से सुसज्जित है। उदाहरण के लिए ओवन, कॉफी मशीन में लगे हुए अलग अलग आकार और बनावट की बिंदियां लगी हुई हैं, जो उन्हें अलग अलग तापमान और सेटिंग्स का संकेत देती है। एक टॉकिंग वेइंग स्केल भी व्यंजन में प्रयुक्त सामग्री को मापने में मदद करता है। दोस्तों, इसी तरह की न्यू दिल्ली में की जा रही दूसरी अनोखी पहल है दी इकोस कैफे। दी इकोस कैफे को बोलने और सुनने में अक्षम लोगों की मदद के लिए 2015 में दोस्तों के एक समूह द्वारा शुरू किया गया था। शुरुआत में इसने 45 व्यक्तियों को तैनात किया और दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन में पहला आउटलेट खोला। महामारी के कारण इसे बंद करना पड़ा था और अब टीम वापस आ चुकी है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय उत्तरी परिसर के पास हडसन GBT नगर में एक कैफे चला रही है। पिछले मार्च में ही राजौरी गार्डन में एक और नया आउटलेट भी खोला गया, जहां पिज्जा, शेक और भरे हुए फ्राइज के साथ विशिष्ट कैफे मेन्यू परोसा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इकोस कैफे साइन बोर्ड्स और क्यू कार्ड से सुसज्जित है, जो ग्राहकों और सर्वर्स को बातचीत करने में मदद करता है। मेन्यू पर प्रत्येक आइटम में एक कोड होता है और ग्राहकों को अपना ऑर्डर लिखने के लिए एक नोटपैड भी दिया जाता है। 33 सीटों वाले इस आउटलेट में अभी भी कम लोग आते हैं और 3 विशेष रूप से सक्षम कर्मचारी राजौरी गार्डन आउटलेट का प्रबंधन सहजता से करते हैं। कैफे के सह संस्थापक साहिब सरना कहते हैं कि सुनने और बोलने में अक्षम कर्मचारियों को लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है और उन्हें अलग थलग महसूस नहीं होता। दोस्तों, अब बारी है ड्रैग के एवेलिनो डीसा के संघर्ष के बारे में जानने की। 50 की उम्र में 2 दशकों से अधिक समय से स्वरोजगार प्रमाणित इस निवेश सलाहकार की गति धीमी होने के कोई संकेत नहीं दिखते हैं। अपने सफल व्यावसायिक उद्यम के अलावा, जहां वे अपने 150 से भी अधिक ग्राहकों के लिए लगभग 90 करोड़ रुपए की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं, एवेलिनो डीसा उन लोगों के लिए योद्धा है जो विकलांगता के साथ जी रहे हैं। डिसेबिलिटी राइट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा माने कि ड्रैग के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका के माध्यम से वो न केवल गोवा में बल्कि पूरे भारत में दूसरों के लिए एक आदर्श बन रहे हैं। एवेलिनो सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित एक व्यक्ति हैं और वे कई जिम्मेदारियां निभाते हैं। वो अपने मददगार स्वभाव के कारण विकलांग व्यक्तियों के बीच व्यापक रूप से लोकप्रिय हैं। मदद और YMCA पणजी के साथ क्रूसेड्स फॉर जीसस के सदस्य एवेलिनो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के राष्ट्रीय ट्रस्ट की स्थानीय स्तर समिति से भी जुड़े हुए हैं। उनके दिमाग की उपज ड्रैग इस साल अक्टूबर में 20 साल पूरे कर लेगी।
दोस्तों, एवलिनो को उनकी विभिन्न उपलब्धियों के लिए पुरस्कार भी मिल चुके हैं, कई ट्रॉफियां भी मिल चुकी हैं। उन्हें 2015 में सक्रियता के लिए राष्ट्रीय एडाप्ट पुरस्कार मिला। एवलिनो को बेटर इंडिया में भी चित्रित किया गया है। उन्हें 2014 में टॉप 50 आधुनिक नायकों में से एक घोषित किया गया था। उन्हें नेशनल हैंडीकैप फाउंडेशन सामाजिक न्याय मंत्रालय की पुस्तक यस वी कैन में भी चित्रित किया जा चुका है और वे विकलांगता वाले 100 सफल उद्यमियों में से एक है। ड्रैग के सफल मिशनों को गिनाते हुए उन्होंने साझा किया है कि हम पूरे जीएमसी परिसर में हेरिटेज बिल्डिंग मैक्विन्स पैलेस में एक लिफ्ट स्थापित करने में सफल रहे हैं। ड्रैग ने एक विकलांगता फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया है। हम पणजी और मडगांव में व्हील चेयर सुलभ ई रिक्शा शुरू करवाने में सहायक रहे हैं। अगले महीने अगस्त में मापुसा में एक और काम किया जाएगा। ये उन दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध है जो अपने घरों से बाहर यात्रा करना चाहते हैं। दोस्तों, एक संस्था के रूप में ड्रैग को ऐसे मामले मिलते हैं जहां योग्य लोगों को विकलांगता के कारण पदोन्नति या रोजगार से वंचित कर दिया गया हो। कदम्बा परिवहन निगम द्वारा 2 व्हील चेयर सुलभ बसेस खरीदने में ड्रैग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये कई बिल्डर्स, कॉलेजेस और स्कूल्स को व्हील चेयर अनुकूल वास्तुकला के बारे में सूचित करता है। हालांकि कई मंदिर, चर्च और मस्जिद अभी भी विकलांग लोगों के लिए पहुंच के योग्य नहीं है। दोस्तों, ड्रैग दिव्यांगजनों के लिए पंचायत में नामांकन पर भी काम कर रही है और प्रक्रिया अभी भी जारी है। पणजी में आयोजित पर्पल फेस्ट के बाद समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता आ रही है, जो बेहतर उत्साहजनक है। अभी भी कुछ मुद्दों का समाधान होना बाकी है, लेकिन एल्विनो ने बताया है कि ड्रैग पिछले 10 वर्षों से इंस्टीट्यूट मैनेजर्स ब्रिगेंजा में लिफ्ट की मांग कर रहा है, जो शायद जल्द ही सफल हो जाए। दोस्तों, अब सुनते हैं एक मामला कोलकाता से। दक्षिण कोलकाता में रविवार को किशोरों के एक समूह द्वारा परेशान किए गए 22 वर्षीय ऑटिस्टिक युवक की मां मिश्र श्री बिस्वास को अपने बेटे के उत्पीड़कों के प्रति कोई शिकायत नहीं है। न ही वो चाहती है कि तीनों नाबालिगों को सजा मिले। इसके बजाय वो चाहती है कि चेतला पड़ोस में जागरूकता शिविरों की एक श्रृंखला आयोजित की जाए, जहां आरोपी ऑटिज्म और एक ऑटिस्टिक व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के बारे में अधिक जानकारी ले सके। उनके बेटे अमित्रजीत, जो 70% ऑटिज्म से पीड़ित हैं, को राश बिहारी एवेन्यू पर 3 किशोरों द्वारा परेशान किया गया और हमला किया गया और इस हमले में उन्हें माथे पर तीव्र घाव किए गए। इसके बाद उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सोमवार को 3 युवाओं को हिरासत में लिया। उनमें सभी 18 साल के उम्र के थे। उन्हें मंगलवार को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया और किशोर गृह भेज दिया गया। मैं किशोरों को दोष नहीं देना चाहती। तथा कथित सामान्य लोगों को ऑटिस्टिक व्यक्तियों के संघर्षों और प्रयासों के बारे में शिक्षित न करने के लिए समाज दोषी है। भले ही आजकल बहुत सारे बच्चे इस स्थिति के साथ पैदा होते हैं, लेकिन आज भी इसके बारे में जागरूकता कम है। तो फिर इन 3 किशोरों को दंडित करने का कोई मतलब नहीं। दंडित करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इन्हें अन्य ऑटिस्टिक लोगों की स्थितियों के बारे में जागरूक किया जाए और समाज में बहुत जरूरी बदलाव पैदा किया जाए। दोस्तों, ये विचार है शिक्षिका मित्रा श्री के, जिन्होंने ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक गैर सरकारी संगठन में नर्स और शिक्षिका की जिम्मेदारी उठाई है। वे आगे कहती है कि हमने अपने बेटे को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में बड़ा करने की कोशिश की है। रविवार शाम को अमित्रजीत, एक स्नातक, उस एनजीओ से अकेले घर लौट रहा था जहां उसकी मां पढ़ाती है और वो काम करता है। जब कुछ किशोरों ने उस पर हमला किया, उन्होंने उसके साथ मारपीट की। हमने हमेशा अपने बेटे को एक सामान्य बच्चे की तरह बड़ा करने और उससे स्वतंत्र बनाने की कोशिश की। हम उसे अकेले सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उसे किराने की खरीदारी और अन्य घरेलू जिम्मेदारियां भी देते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं
उसके आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाती है। वो तनाव और आघात से पीड़ित है और एक शेल में चला जाता है। मां मित्राश्री ने आगे कहा है कि रविवार का उत्पीड़न कोई अकेली घटना नहीं थी। युवाओं के एक समूह सभी चेतला निवासी ने पहले भी उसे एक से अधिक बार परेशान किया है। जनवरी में 2 बार उन पर हमला किया गया, एक बार चेतला पार्क के अंदर और एक बार पार्क के पास, लेकिन स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के कारण स्थिति गंभीर नहीं हुई। वे आगे बताती हैं कि हम हमेशा उसके साथ नहीं रह पाएंगे और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो हमेशा अपना बचाव नहीं कर सकेगा। इसलिए हम उसके भविष्य को लेकर डर में रहते हैं। 1 या 2 गुंडों को दंडित करना कोई समाधान नहीं हो सकता है। क्या ये जरूरी नहीं है कि एक ऐसा समाज बनाने के लिए सरकार, नागरिक समाज और सामान्य रूप से लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया जाए, जो समावेशी और अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो। दोस्तों, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र की प्रोफेसर और कला की डीन सुमिता शाह ने इस विषय पर कहा है कि इस घटना से पता चलता है कि जागरूकता की कमी जरूर है। विभिन्न स्तरों पर अधिक जागरूकता और संवेदनशीलता की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा समाज विषम है। ये एक समावेशी दिशा में रास्ता हो सकता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह के एक कारनामे के बारे में। दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह ने 72 किलोमीटर की मैराथन तैराकी पूरी करके देश का नाम रोशन किया है। ये तैराकी लंदन से फ्रांस और फ्रांस से लंदन तक की थी। इस रिले तैराकी में उन्होंने 6 दिव्यांग तैराकों के दल का नेतृत्व किया। सत्येंद्र अपनी टीम के साथ 18 जुलाई को यूके में डोवर समुद्र तट से स्थानीय समयानुसार रात को 3:17 पर तैराकी शुरू की। यहाँ से टीम फ्रांस के वेसेंट समुद्र तट पर शाम को वे 5:17 पर पहुँच गए। यहाँ से वापस यूके के डोवर समुद्र तट के लिए टीम ने तैराकी शुरू कर दी। टीम 19 जुलाई को स्थानीय समयानुसार 10:40 पर वापस यूके पहुंची। इस तरह 31 घंटे 29 मिनट में टीम ने कुल 70 किलोमीटर की दूरी तय की है। इंदौर में वाणिज्य कर विभाग में पदस्थ सत्येंद्र मूलतः मध्य प्रदेश के भिंड के रहने वाले हैं। सत्येंद्र ने इससे पहले 24 जून 2018 को इंग्लिश चैनल एक ओर तैर कर पार किया था। तब 12 घंटे 26 मिनट में वे लंदन से फ्रांस गए थे। अब अपनी टीम के साथ दोनों ओर की दूरी उन्होंने पार कर ली है। समुद्र में कई चैनलों को तैराकों ने पार किया है, जिनमें ये इंग्लिश चैनल दुनिया में सबसे मुश्किल माना जाता है। यहाँ पता नहीं होता है कि कब मौसम बदल जाए, मछलियाँ काट ले या बारिश होने लगे। सत्येंद्र ने बताया कि उन्हें भी रास्ते में मछलियों ने काटा, खासकर जेलीफिश ने बहुत परेशान किया। ये मछली चिपक जाती है, इसकी रगड़ लगने से त्वचा पर जलन और खुजली होती है। साथ ही लहरों और वर्षा से भी उन्हें परेशानी उठानी पड़ी। वापस लौटते समय मौसम कुछ खराब था और वर्षा होने लगी, जिससे परेशानियां बढ़ी। इस दौरान समुद्र में तापमान केवल 14 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ ठंडे पानी में तैरना खासा मुश्किल था। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि 2020 में सत्येंद्र को तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी मिला था। उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये सम्मान दिया था। ये सम्मान हासिल करने वाले वे देश के पहले दिव्यांग तैराक बने। दोस्तों, खबर है झारखंड के आदित्यपुर से। यहाँ पर कांड्रा स्थित अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड के सौजन्य से SKG क्लब के प्रांगण में तीसरी बार 1 दिवसीय निःशुल्क हाईटेक मॉड्यूलर कृत्रिम अंग समेत अन्य आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया गया। शिविर का उद्घाटन सिविल सर्जन विजय कुमार, पूर्व जिला परिषद सदस्य सुधीर मोहतो, COO के गोपाल, प्रेसिडेंट HR विजय पांडे, AVP वसंत कुमार आदि मान्यवरों ने संयुक्त रूप से किया। दोस्तों, अमलगम स्टील के CSR विभाग के सौजन्य से आयोजित कैंप में कांड्रा पंचायत के आजाद बस्ती, कंचनपाड़ा, कांड्रा मध्य बस्ती,
लाहकोठी बानाडुंगरी के आसपास के दिव्यांगों के बीच सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रदान करके उनके चेहरे पर खुशियां लाई गई। इस अवसर पर पूर्व जिला परिषद सदस्य सुधीर महतो ने कंपनी द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। अपने संबोधन में कंपनी के HR प्रेसिडेंट विजय पांडे ने कहा कि कंपनी जरूरतमंदों को सहयोग प्रदान करने में हमेशा तत्पर रहेगी। उन्होंने कहा कि समाज के विकास में कंपनी का अव्वल प्रयास है। दोस्तों, इस अवसर पर कई मान्यवर लोग उपस्थित थे। दोस्तों, खबर है उत्तराखंड के रुद्रपुर से। पॉक्सो न्यायाधीश अश्विनी गौड़ की अदालत ने घर में घुसकर दिव्यांग किशोरी से दुराचार के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 40,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को 4 लाख रुपए देने के भी निर्देश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि 29 नवंबर 2020 को एक महिला ने खटीमा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि वो 28 नवंबर को एक शादी समारोह में काम करने गई थी। इस दौरान घर में उसकी 14 वर्षीय दिव्यांग बेटी अकेली थी। रात के वक्त में वार्ड 5 इस्लाम नगर थाना खटीमा निवासी अब्दुल घर में घुस गया और उसकी दिव्यांग बेटी के साथ दुराचार किया। आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। देर रात घर पर लौटने पर बेटी ने उन्हें दुराचार की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद 3 दिसंबर 2020 को आरोपी अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो न्यायालय में वाद चला। विशेष लोक अभियोजक ने 9 गवाह पेश करके आरोपी पर आरोप सिद्ध कर दिया। इसके बाद पॉक्सो न्यायाधीश ने दुराचार के दोषी अब्दुल को विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में 30,000 पीड़िता को प्रति कर के रूप में दिए जाएंगे। दोस्तों, खबर सुनते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक पत्नी अपने पति को गोद में लेकर कलेक्टर ऑफिस में पहुंची। महिला का पति दिव्यांग है। पत्नी अपने पति को अनुकंपा पर नियुक्ति दिलाने के लिए भटक रही है। दोस्तों, इन दिनों यूपी की SDM ज्योति मौर्य की भी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल ज्योति मौर्य पर ये आरोप है कि उन्होंने SDM बनने के बाद अपने पति को छोड़ दिया। इस बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक पत्नी अपने पति को गोद में लेकर कलेक्टर ऑफिस में पहुंची। महिला का पति दिव्यांग है। पत्नी अपने पति को अनुकंपा पर नियुक्ति दिलाने के लिए भटक रही है। महिला ने कहा कि मैं सालों से चक्कर काट रही हूं, फिर भी मदद नहीं मिल रही है। दोस्तों, इसी को लेकर एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला अपने दिव्यांग पति को गोद में उठाकर कलेक्टर के पास पहुंचती है। पति को गोद में लिए पत्नी से पत्रकारों ने सवाल भी किए हैं, जिसके जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि मैं ज्योति मौर्य नहीं हूं कि इन्हें छोड़ दूं। वो पति की पीड़ा बताते हुए रोने लगी। प्रियंका गौड़ 5 साल से पति को गोद में लेकर दर दर भटक रही हैं। अपने दिव्यांग पति के लिए प्रियंका नेताओं और अफसरों से फरियाद लगा रही है। मंगलवार को जब प्रियंका अपने पति को गोद में लेकर जन सुनवाई में पहुंची तो सभी नजारा देखकर दंग रह गए। दरअसल प्रियंका के पति अंशुल गौड़ का 2019 में एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद वो दिव्यांग हो गए। पति का कहना है कि उसकी मां शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर पदस्थ थी, लेकिन साल 2015 में उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। जब से लेकर आज तक उन्हें मां की नौकरी की जगह अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई। लवकुश नगर तहसील के ग्राम परसानिया की रहने वाली प्रियंका आदिवासी की शादी साल 2017 में अंशुल गौड़ से हुई थी। 2019 में सड़क हादसे में अंशुल घायल हो गए थे। उनके पैर और कमर में गंभीर चोटें आई थी। तभी से वे चलने फिरने में असमर्थ है और लकवे से ग्रसित हैं। और उसी समय से अपने बीमार पति को लेकर जिम्मेदारियों की चौखट पर मदद की गुहार लगाने पहुंच रही है प्रियंका। आर्थिक तंगी से परेशान प्रियंका अब अपने पति को लेकर लगातार मदद की गुहार लगा रही है। हालात और परिवार की स्थिति सुधारने के लिए एक महिला लगातार जंग लड़ रही है।
पर उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। कलेक्टर की जन सुनवाई में पति को गोद में लेकर प्रियंका ने एक बार फिर मदद की गुहार लगाई, जहां कलेक्टर ने उसे मदद का आश्वासन दिया है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति करने और विकलांग व्यक्तियों के अधिनियम के तहत नियम बनाने के दिए निर्देश। हरियाणा सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर दिए व्यापक दिशा निर्देश। जम्मू कश्मीर के स्कूल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नहीं दे रहे हैं प्रवेश। सीआरपीएफ के एजेंडे में मानसिक स्वास्थ्य वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शामिल। XRCVC कर रहा है टॉक बैक पार्ट 1 के साथ ऑफलाइन बेसिक एंड्रॉइड ट्रेनिंग वर्कशॉप की घोषणा। सक्षम में असिस्टिव टेक्नोलॉजी ट्रेनर के लिए जॉब ओपनिंग। सुनेंगे YouTube पर रिलीज हुई एक नई और ताजा फिल्म के बारे में। जानेंगे न्यू दिल्ली के अनोखे कैफेज के बारे में जो देते हैं सिर्फ विकलांग लोगों को रोजगार। जानेंगे एवेलिनो डी सा के संघर्ष के बारे में। एक धमकाए हुए युवक की मां कहती है कि मैं आरोपियों को सजा नहीं चाहती, उन्हें ऑटिज्म के बारे में देना चाहती हूं शिक्षा। दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह ने 72 किलोमीटर की मैराथन तैराकी पूरी कर देश का नाम किया रोशन। झारखंड में अमलगम स्टील ने दिव्यांगों के बीच बांटे आधुनिक कृत्रिम उपकरण। दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक पत्नी अपने पति